हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अब तक तो हमने सब वीडियो बनाई अबाउट इंडेफिनिट टेंसेस जितने भी है, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर वीडियो ऑलमोस्ट है वहाँ पे, यूट्यूब में जाके सर्च कर लो। इफ यू हैव प्रॉब्लम इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, so almost today's video is for you. I'm just making a video on future continuous tense, that whether what how can we make the structures of future continuous tense, plus where to use future continuous tense. So everything will be taught here. यहाँ पर मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, इसका इस्तेमाल किस तरह करना है आपने, और स्ट्रक्चर्स को आपने मेमोराइज किस तरह करना है, उसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं यहाँ पर लाया हूँ, दैट यू शुड लर्न दीज टिप्स एंड ट्रिक्स. इफ यू नो देम देन डेफिनेटली यू विल जस्ट लर्न फ्यूचर परफेक्ट टेंस, sorry, future continuous tense perfectly. But if you don't know about these tips and tricks, इस पर सबके सब वीडियो में आपको ये जो 4 या 3 टिप्स मैं यहाँ पर बनाता हूँ, आपको ये टिप्स हमेशा मिलेंगी. तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा अबाउट टेंस के बारे में, अबाउट नॉट के बारे में, अबाउट फ्यूचर के बारे में, एंड अबाउट टाइम के बारे में. अगर आपको ये सब कुछ अब ये जानते हो तो फिर आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बहुत इजीली आप सीखोगे. लेकिन अगर आप ये टिप्स नहीं जानते, then future continuous tense will always be difficult for you. ये हमेशा डिफिकल्ट पर होगा. you will not get it perfectly. आप समझते ही नहीं होगे कि यार इसमें क्या है, इसका इस्तेमाल किस, इसका स्ट्रक्चर कहाँ से आ गया. तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि टेंस की वजह से जब आप टेंस को देखोगे, मतलब ये आप देख सकते हो कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसी टेंस के बिना पर यहाँ पर आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ज़रूर लगाना है. मतलब जब टेंस की बात हो रही तो टेंस की वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूर होगी, लेकिन स्ट्रक्चर में, फिर से बता दूं, स्ट्रक्चर में, सेंटेंस में नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो यहाँ पर आप क्लियर कर दो कि टेंस की वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगेगा, एंड दैट विल ओनली बी एडेड इन द स्ट्रक्चर, नॉट इन द सेंटेंस. यू हैव टू बी क्लियर. प्लस लेट मी क्लियर वन थिंग मोर. जिस तरह मैंने यहाँ पर कह दिया कि टेंस की वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कोई अथेंटिक रूल्स नहीं है. यहाँ पर मैंने वैसे ही इसको बना दिया क्योंकि हर टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होती है, तो इस टेंस को मैंने एक क्लू बना दिया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए. सो आई एम जस्ट क्लियरिंग दैट इट इज नॉट अथेंटिक रूल्स. सिमिलरली when you are talking about future, तो आपने फ्यूचर में हमेशा वेल और शैल ही देखोगे. इसलिए मैंने भी ये भी मैंने इट इज माय ओन ओरिजिनेशन, ओन क्रिएशन है यहाँ पे, कि आप फ्यूचर की वजह से विल और शैल को ही लगाओगे. सो यू हैव टू बी क्लियर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 3 एंड रूल नंबर फर्स्ट, दैट दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट अथेंटिक. ये अथेंटिक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, अपना ओन क्रिएटेड रूल्स है. सो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दिया हुआ है, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा विल शैल इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने इसको कह दिया कि चलो ये फ्यूचर से हमने उठा लिया. सिमिलरली टेंस की वजह से हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उठा लिया, फिर टेंस बहुत इजी हो जाती है. लाइक आप यहाँ पर देख लो, हमारे पास टेंस भी मौजूद है और मैंने कह भी दिया है कि टेंस की वजह से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही उठाओगे, तो मैंने उठा लिया है. फिर कह दिया कि फ्यूचर की वजह से आप वेल शैल को उठाओगे, तो इसको भी मैंने उठा दिया, यहाँ पर लिख दिया वेल आवर शैल को. अब क्या बाकी है, अब जो सेकंड पर है हमारे पास नॉट, तो आप नॉट को हमेशा लगाओगे थर्ड पोजीशन पर. मतलब नॉट को आप थर्ड पोजीशन पर सेंटेंस में लगा सकते हैं और कहीं नहीं, सेकंड पोजीशन पर भी लगा सकते हो. अगर नहीं जानते कि सेकंड पोजीशन पर किस तरह लगता है, तो फिर आप यू विल गेट वीडियो ऑन दैट सेकंड पोजीशन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मैंने एक्सप्लेन किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. अब वहां पर जाकर यू विल जस्ट गेट इट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नॉट पोजीशन, या कोई भी टेंस में नॉट का पोजीशन सेकंड और थर्ड क्यों होता है, यू विल गेट दैट डिफरेंसेस देयर. सिमिलरली यहाँ पर फिर से क्लियर करूँ कि नॉट को आपने हमेशा थर्ड पर लगाना है, तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया कि पोजीशन फर्स्ट और सेकंड ये थर्ड है, तो यहाँ पर नॉट लगेगा, लेकिन पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव में लगेगा. सिमिलरली जब टाइम की बात हो रही है, तो आप ये भी जानते हो कि हमारे पास टाइम 3 है. एक तो प्रेजेंट है, दूसरा हमारे पास पास्ट है, और तीसरा हमारे पास फ्यूचर है. तो प्रेजेंट में जो वर्ब लगता है वो होता है फर्स्ट वर्ब, पास्ट में वर्ब लगता है सेकंड वर्ब, और फ्यूचर में वर्ब लगता है फिर से फर्स्ट वर्ब. यू हैव टू बी क्लियर कि प्रेजेंट में फर्स्ट वर्ब, पास्ट में फर्स्ट वर्ब, और फ्यूचर में भी फर्स्ट वर्ब लगेगा. सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास फर्स्ट वर्ब ही लगाना आपने होगा, लेकिन उसको बाद में मैं क्लियर कर दूंगा. यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात करूँ, यहाँ पर हम इसको ये कंटिन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं, तो आई एम गोइंग टू मेक हियर अ टेबल अबाउट कंटिन्यूअस. जो कंटिन्यूअस है ये हमें एक मीनिंग दे देता है, वो हमारे पास है गोइंग ऑन. और गोइंग ऑन
हमें एक और मीनिंग भी दे सकता है जिसको हम सिनोनिम कहते हैं प्रोग्रेस। तो अब प्रोग्रेस और गोइंग ऑन दोनों का मतलब होता है जारी। तो मतलब कंटिन्यूस का मतलब भी जारी है, प्रोग्रेस का मतलब भी जारी है। अब प्रोग्रेस का मतलब किस तरह जारी हो गया, तो मैंने पिछली वीडियो में भी कह दिया था, अब भी कह दूं कि कभी कभार कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो रोड्स पर, तो वहां पर इंस्टॉल होता है एक बोर्ड जिस पर लिखा होता है वर्क इज इन प्रोग्रेस, तो मतलब काम जारी है। तो क्लियर हो गया कि प्रोग्रेस जो वर्ड वहां पर इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है जारी, और कंटिन्यूस का भी जारी मतलब होता है, तो दोनों का मतलब हो गया गोइंग ऑन। तो वो ये दोनों हो गए एक दूसरे के सिनोनिम्स। सिमिलरली अगर आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूस, आप इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हो। यू हैव टू बी क्लियर। यहाँ पर एक और क्लियर करना चाहूंगा, एक हमारे पास होता है प्रोग्रेसिव वर्ब। अब प्रोग्रेसिव वर्ब क्या होता है? प्रोग्रेसिव वर्ब जब भी आप फर्स्ट वर्ब के साथ लगा लो आई एन जी, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वर्ब। मतलब कहीं पर भी आपने देख लिया कि फर्स्ट वर्ब के साथ आई एन जी लगा हो लेकिन वर्ब के साथ आई एन जी लगा हो, इसको आपने कहना है प्रोग्रेसिव वर्ब। कभी कभार आई एन जी, ये वाला आई एन जी वाला जो वर्ब है ये एज अ जरन भी इस्तेमाल होता है, उसकी बात नहीं कर, लेकिन जब फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो और एज अ वर्ब इस्तेमाल हो गया हो सेंटेंस में, फिर आप इसको कहोगे प्रोग्रेसिव वर्ब। सिमिलरली यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात हो रही है और मैंने कह भी दिया कि प्रोग्रेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस, तो ये जो प्रोग्रेसिव वर्ब है ये कंटिन्यूअस टेंस में ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आप लगाओगे फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। अब स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। हमने ये क्लियर कर दिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जिस तरह मैंने कह दिया है टेंस की वजह से हमने उठा लिया है, विल शेल को हम फ्यूचर की वजह से और कंटिन्यूअस की वजह से हमने फर्स्ट प्लस आईएनजी को उठा लिया। अब जब फोर्थ की तरफ आते हैं, टाइम की बात करें, तो फ्यूचर में आपने फर्स्ट वर्ब लगा देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट वर्ब है, लेकिन ये फर्स्ट वर्ब फ्यूचर की वजह से नहीं आया है, ये फर्स्ट वर्ब कंटिन्यूअस की वजह से आया है। तो यहाँ पर एक और फर्स्ट वर्ब का लगाना जरूरी है, तो यहाँ पर आप लगाओगी बी। अब हम कहते हैं कि बी को हम क्यों लगाते, तो बी भी हमारे पास एक वर्ब है जो हमने लिया है बिकम से, और ये यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने कह दिया कि फ्यूचर में आप फर्स्ट वर्ब लगाओगे, और ये फर्स्ट वर्ब आईएनजी हमारे पास है लेकिन ये कंटिन्यूअस से आया है। एक तो ये वाला कंसेप्ट में दूँ, दूसरा एक और बात मैंने कह दिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि अगर आपने एक बार एक हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल कर दिया तो दोबारा आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर अगर देख लो विल शेल को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, लाइक आई विल गो, तो यहाँ पर अगर आप आई विल गोइंग तो फिर सेंटेंस रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि मैंने कह दिया कि हेल्पिंग वर्ब एक बार इस्तेमाल हो गया, इसका इस्तेमाल आप दोबारा दूसरे टेंस में नहीं कर सकते। सिमिलरली इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए हम विल शेल के साथ बी ऐड कर देते हैं ताकि हेल्पिंग वर्ब थोड़ा मॉडिफाइड हो जाए, सिमिलर ना रहे, तो इसलिए हम बी इस्तेमाल कर, तो ये भी एक रूल है, आप दे सकते हो कि बी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा डिफरेंट रखना है। जो पहले टेंस से फॉर एग्जांपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे विल इस्तेमाल हो गया, तो फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आप विल नहीं लगा सकते, तो विल के साथ हमने बी का इस्तेमाल कर दिया ताकि ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाए, थोड़ा तब्दील हो जाए, डिफरेंट हो जाए। सो दैट्स व्हाट वी हैव। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी। और लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू मेक हियर आई विल बी गोइंग, तो मतलब मैं जा रहा हूँगा, दैट विल बी द सेंटेंस और दैट विल बी द एग्जांपल। सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हो नेगेटिव की, तो नेगेटिव में आपने नॉट को लगाना है, और मैंने क्लियर भी कर नॉट को पोजीशन थर्ड होगा, तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन ढूंढना, वहाँ पर लगा लो नॉट को। लाइक मैं लिखूंगा सब्जेक्ट प्लस वेल आवर शैल, उसके बाद आप लगाओगे नॉट को और बी को। सिमिलरली आईएनजी फॉर्म भी लगेगा क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, और ऑब्जेक्ट भी लगेगा। तो यहाँ पर वी shall not be playing cricket. For example, this is a sentence we have, हम cricket नहीं खेल रहे होंगे, and the interrogative will be like this, that you have to put the well shall before, और उसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद लगेगा बी को, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा डिफरेंट लगना है तो बी आप ज़रूर लगाओगे। और यहाँ पर आप लगाओगे फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी को, देन ऑब्जेक्ट को, और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा क्योंकि इंटरोगेशन है, हम क्वेश्चन कर देते हैं, तो ये तो क्वेश्चन का एक साइन है, आप ये ज़रूर लगाओगे। सिमिलरली आप अगर लगाना चाहते हो विल ही बी फाइटिंग यू, क्या वो आपके साथ झगड़ रहा होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव द सेंटेंसेस लाइक हियर। सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट कंटीन्यूअस टेंस। अब कंटीन्यूअस टेंस की जो बात है हमारे पास, अब यहाँ पर आता है वेल आवर शेल की बात, क्योंकि कहीं पर मैंने वेल आवर शेल प्लस बी, तो आप वेल आवर शेल बी का इस्तेमाल किस तरह करोगे, तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि पास्ट में एक कंसेप्ट था कि आई वी के साथ शेल लगता था, और जो रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस है
उसके साथ हम लगाते थे वेल को। लेकिन अब अगर आप शेल का इस्तेमाल करना चाहते हो, लाइक शेल भी कहना चाहते हो या आप वेल भी कहना चाहते हो, तो इन दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हो विद ऑल प्रोनाउंस। जो हमारे पास प्रोनाउंस है, ऑल प्रोनाउंस, मतलब वो प्रोनाउंस की बात कर रहा हूँ जिस तरह हमारे पास आई वी यू दे ही शी इट 7 प्रोनाउंस है, उस सब के साथ आप विल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, शेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन जब शेल का इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब होता है कि आपने किसी सेंटेंस पर स्ट्रेस डाला है, आपने किसी सेंटेंस पर फोर्स किया है, तो आप शेल का इस्तेमाल करोगे। अदरवाइज विल इस्तेमाल कर लो, दैट्स नॉट अ बिग डील, इस्तेमाल कर सकते हो आप। अब जब उर्दू पहचान की बात करें तो इसकी उर्दू पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। रहा होगा, रही होंगी, होगे and रहे होंगे, मतलब लास्ट में जब ये आ जाए तो आपने इसको कंटिन्यूअस टेंस ही कह देना है। सिमिलरली अगर आप इसकी यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ हम तब करेंगे जब भी आप कोई ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि कोई ऐसा काम जो गोइंग ऑन, वर्क विच विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, कोई ऐसा काम जो आने वाले वक्त में जारी होगा, तो फिर आप इसका इस्तेमाल, आप तब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ही करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग, और मैं जाऊँगा आई विल गो। वन इज़ माई प्लानिंग, वन इज़ जस्ट शोइंग कंटिन्यूटी। एक अगर आप प्लेन की बात कर रहे हो तो आपने कह देना है आपने ये कह देना है कि आई एम सॉरी, आई जस्ट वांट टू से दैट। अगर आप प्लेन की बात करें तो आई विल गो। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैं अपने अपने कोई एक्शन की कंटिन्यूटी बता रहे हो फ्यूचर में, तो आपने कहना आई विल बी गोइंग। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है कि गोइंग ऑन, जब आप फ्यूचर की कोई एक्शन की बात कर रहे हो जो जारी होगा, तो फिर आप इस्तेमाल करोगे विल बी गोइंग। मीन्स दैट विल बी प्लस आईएनजी का इस्तेमाल आपने कर देना है, बिकॉज आप कंटिन्यूटी के बाद, जब भी कंटिन्यूटी की बात हो रही हो तो आईएनजी को डोंट फॉरगेट दैट, यू हैव टू नो अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। This is what we have a tense slide here. We have done about future continuous tense, and inshallah a video will also be made there, that what is the difference between present indefinite tense and present continuous tense, past indefinite tense and past continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense. So don't forget to get that. That would be really important for you in order to get the differences among all these tenses. We have done until now 6 tenses. So I will also do the practical difference between these tenses, and I will also tell the spoken format that how to speak, how to speak through these 6 tenses. Actually these 6 tenses are really important for your spoken, because whenever we speak, जब भी हम बोलते हैं तो इसी tenses का इस्तेमाल हम करके speaking कर देते हैं। Similarly you will get the difference there, but आपको पहले जानना चाहिए about future continuous, future indefinite tense, past indefinite, past continuous tense, present indefinite, present continuous tense। अगर नहीं जानते तो वहाँ पर वीडियो सर्च कर लो, I have already explained in a very detail, you will get it all the things there, and wait for the next video. Till then, take care.